माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का बहुत स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। बच्चों, ठंड पड़ चुकी है, अपना ध्यान रखें लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहें। तो हम आज करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 68 और ये वर्कशीट आपको दिनांक 22 दिसंबर 2020 के लिए दी गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं आपके सिलेबस से, तो हम रिवीजन कर रहे हैं यानी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आज हम पुनरावृत्ति करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। ये इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद और आपका चैप्टर 3 है भारत में राष्ट्रवाद। तो ये दोनों चैप्टर आपके हिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इसकी पुनरावृत्ति में आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि जो आपके वेरी शॉर्ट 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको वर्कशीट दिखा दूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और वीकेंड में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की क्लासेस, ठीक है। हमने बच्चों का इंटरव्यू सेशन लिया था, तो उसमें बच्चों ने कहा कि मैम हमें ऐसे वीडियोस प्रोवाइड कर दीजिए जहां हम शॉर्ट 20 to 30 मिनट में पूरे चैप्टर को समझ सकें, हमें बहुत सारा टाइम भी ना वेस्ट करना पड़े और ईजिली समझ भी सकें। तो ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाए जाएंगे जहां पे आप एक चैप्टर को एक शॉर्ट वीडियो में पूरा कवरेज ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 में बोला है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। तो देखिए यहाँ पे देखिए थोड़े क्वेश्चन में वेरिएशन आ रहा है। आपको पूछ रहा है संधि का नाम, बहुत सारी संधि आपने पढ़ी है, आपको ध्यान रखना है नेपोलियन से जुड़ी हुई, तो आपको इसका उत्तर देना है, 1 नंबर में आएगा। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत बड़ा डायलॉग है जिसे कई बार यूज़ किया जाता है कि पूरी जो पावर थी वो क्या कहते थे, पावर का केंद्र क्या था, फ्रांस था, कि कोई भी हलचल फ्रांस में होगी तो पूरे यूरोप में उस चीज़ का दमदमा फैल जाएगा, यानी न्यूज़ वायरल हो जाएगी। इस तरीके के आप सोच सकते हैं। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में, तो देखिए यहाँ पे भी संधि पूछी जा रही है और यहाँ पे भी, तो इससे ये क्लियर होता है बेटा कि आपके लिए संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अलग अलग संधियाँ की गई हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें आपको हिस्ट्री में टाइम पीरियड याद रखना है, ठीक है। इसके बाद सत्य व असत्य बताइए। इसके बाद प्रश्न 5 में आपसे बोला है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। देखिए हर रिवीजन में आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ज़रूर दिया जा रहा है जहां एक संकल्पना होती है, एक कारण होता है और 4 ऑप्शन दिए होते हैं। आपको बताना होता है कौन सा इसका सही आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक दे देते हैं और बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं आगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रेज इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में एक वर्ड को गलत कर देते हैं, उसको आपको पहचानना होता है। देन यू शुड करेक्ट एंड रीराइट द सेंटेंस। सही मिलान पहचानिए। देखिए यहाँ पे 4 दिए हैं, 4 में से कौन कौन से सही हैं वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नहीं है। कुछ बच्चे फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे और बोलेंगे कौन सा संबंधित है और गलत को मार्क कर देंगे, फिर पेपर सबमिट करके आ जाएंगे, फिर बोलेंगे ओ शिट, हमने नहीं तो पढ़ा ही नहीं था। तो इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। इसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित चित्र की पहचान करिए। जब भी आप हिस्ट्री की बुक खोलते हैं ये वाला चित्र आपको फ्रंट पेज पे मिलता है, तो ये वाला चित्र और इसी तरीके से और भी कुछ चित्र हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा लिखा होता है। एनसीईआरटी में आप जाके देखेंगे तो ये चित्र आपको मिल जाएगा। इसके अलावा चैप्टर में और भी, जैसे गांधी जी का चित्र, भारत में राष्ट्रवाद, और भी कई जगह पे जो चित्र है उसके नीचे लिखा होता है वो किस चीज़ का चित्र है। प्लीज़ उसे केयरफुली देख के जाइए क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का कोई ना कोई एक चित्र इतिहास से दे देते हैं और बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये किसका है और आपके एक फ्री के मार्क चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको एक फिलअप दे रखा है और इसको फिल करना है। सॉल्यूशन हम सारे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपने देख लिए हैं सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आंसर्स भी मिल जाएंगे। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश ये है कि आपको सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना है बेटा। जब तक ये कोविड ठीक नहीं होता, मास्क को आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं।
में बोला है नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो ये था वियना संधि 1815। और वियना संधि वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था वहाँ 1815 वियना कन्वेंशन को हमने बहुत केयरफुली पढ़ा था, क्योंकि ये संधि एक सेंटर पार्ट था, एक केंद्र बिंदु था जहाँ से बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो वियना संधि को बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है। प्रश्न 2 में बोला है किसने कहा था कि जब फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम होता है? ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक। मैटरनिक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में हमने इनकी जीवनी के रूप में भी पढ़ा था, ठीक है, कि ये किस तरीके से वहाँ के चांसलर थे और किस तरीके से इनके हाथ में पावर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? तो 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। तो 1832 की कुस्तुनतुनिया संधि, इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप यहाँ से समझ लीजिए। मैं सारे सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देती हूँ, तो टेलीग्राम पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है टेलीग्राम का, मुदिता IAS वॉरियर। और अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप नहीं है तो आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा, वहाँ पर आप डाउनलोड करो और फिर मुदिता IAS वॉरियर को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अलग से वीडियो भी आता है वो भी हम वहाँ अपलोड कर देते हैं, साथ में सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन भी वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, जिससे आपको पुरानी वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी। प्रश्न 4 में बोला है सत्य व असत्य बताइए। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की, तो ये सत्य है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लाल कुर्ती नामक जो सेना तैयार की गई थी वो किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है गैरीबाल्डी। या लाल कुर्ती क्या था? तो ये एक सोल्जर इक्विपमेंट था, मतलब कि ये एक तैयारी थी, तो इसके ऊपर भी अनुच्छेद लिखने को आ सकता है। प्रश्न 5 जो मैंने आपको संकल्पना और कारण वाला बताया था वैसा ही है। प्रश्न 5 में आपसे बोला है नीचे दिए प्रश्न के 2 प्राकथन दिए गए हैं। 2 प्राकथन मतलब 2 सेंटेंस, एक संकल्पना है, दूसरा कारण है। कारण को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। संकल्पना दिया है 1848 के बाद यानी 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव हो गया, ठीक है। 1847 की बात कर रहा है। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग में काफ़ी तीव्र गति से विकसित हो रही थी। देखिए जो मध्य वर्ग है ना वही सबसे ज़्यादा फाइट करता है। इसके बाद अब आपको क्वेश्चन में दिया है संकल्पना तथा कारण दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, यानी सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है जो कारण है किसका, संकल्पना का। बी में बोला है संकल्पना एवं कारण दोनों सही है परंतु ये गलत व्याख्या कर रहा है। सी में बोला है संकल्पना सही है कारण गलत है, और डी में बोला है संकल्पना गलत है किंतु कारण सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5th का ए पार्ट हो जाएगा इसका आंसर, कि संकल्पना तथा कारण दोनों सही हैं और ये संकल्पना की सही व्याख्या है। तो आपका ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 4 और 5 हो गए। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में बोला है रेखांकित शब्द को सही करके वाक्य को लिखिए। काबुल जर्मनी का बिस्मार्क कहा जाता था, तो ये जर्मनी जो है आपका गलत वर्ड है। तो काबुल को इटली का बिस्मार्क कहा जाता था, तो ये इटली जो है करेक्ट आंसर होगा। आप भी इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे। सही मिलान की पहचान करिए। क्वेश्चन 7, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसमें सही क्या है? मैटरनिक। मैटरनिक कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे, और ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है, इसका ध्यान रखें कहीं आप गलती से गलत ना मार्क कर दें अगर एग्जाम में आ जाए तो। क्वेश्चन 8 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में सही नहीं है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है इनडायरेक्टली। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सुधारक था, तो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 8 हो गया। 8 तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिन बच्चों के पास टेलीग्राम नहीं है। क्वेश्चन 9 में बोला है निम्नलिखित चित्र की पहचान कीजिए। एक मैंने लेडी का चित्र दिखाया था, तो प्रश्न में दर्शाई गई मूर्ति जर्मनी के नारी रूपक जर्मेनिया का है। उस वक्त बहुत सारे नारी रूपक यूज़ किए जाते थे, मतलब देश को एक महिला के रूप में प्रदर्शित, देवी के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। तो इसी तरीके से ये जर्मेनिया का चित्र है, और भी देशों में अलग अलग नारी रूपक प्रयोग किए गए थे। प्रश्न 10 में बोला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे डैश ने जर्मनी के एकीकरण में रक्त और लोहे की नीति अपनाई, तो बिस्मार्क। बिस्मार्क का नाम बहुत बड़े लिया जाता है। अच्छा, आपको क्या पता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करेंगे कि भारत का बिस्मार्क
किसे कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे आप पढ़ेंगे, और अगर नहीं भी पता है तो आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, गूगल भी कर सकते हैं। देखते हैं कितने बच्चे गूगल करके या अपनी नॉलेज से बताते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन 9-10 हो गए। सो गाइज़, यहाँ पे हमने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको पढ़ने में, रिवीजन करने में मज़ा आया होगा। मॉर्निंग में पढ़िए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुदिता IAS वॉरियर को सपोर्ट कीजिए, मुदिता IAS वॉरियर आपको कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।